समय रहना चाहिए। समय रहना नेटफ्लिक्स का एक नियम था जो आज तक 14 सालों में कभी नहीं टूटा। हर शो, हर स्पेशल, हर ओरिजिनल कंटेंट सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। अगर आपको स्ट्रेंजर थिंग्स देखनी है, डार्क देखनी है या हाउस ऑफ कार्ड देखनी है, आपके पास होना चाहिए नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, क्योंकि जो नेटफ्लिक्स का कंटेंट था वो किसी और जगह मिलता ही नहीं। नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा हथियार कंटेंट नहीं, एक्सक्लूसिविटी था। लेकिन फिर जून 2026 में कुछ ऐसा हुआ जिसने नेटफ्लिक्स की इस स्ट्रेटेजी को पूरी तरह बदल के रख दिया। इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 जो एक साथ रिलीज हुआ, नेटफ्लिक्स पर भी और यूट्यूब पर भी। अब सवाल है कि नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी कंपनी ने अपना बिजनेस मॉडल एक्सक्लूसिविटी के ऊपर था, वो क्यों एक शो के लिए उन्होंने बदल दिया? तो इसी चीज को समझते हैं आज के इस वीडियो में। तो शुरू करें। तो सबसे पहले हमें नेटफ्लिक्स के बिजनेस मॉडल के बारे में समझना पड़ेगा कि कैसे ये काम करता है और कैसे इसका यूज किया जाता है। 1997 में जब नेटफ्लिक्स शुरू हुआ था तब ये कोई स्ट्रीमिंग कंपनी नहीं थी। नेटफ्लिक्स एक डीवीडी रेंट कंपनी थी और लोग मूवी देखने के लिए डीवीडी रेंट कराते थे और नेटफ्लिक्स उन लोगों के घर डीवीडी पहुंचाती थी। नेटफ्लिक्स का बस यही काम था। और 2007 में नेटफ्लिक्स ने स्ट्रीमिंग शुरू की और यहीं से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बदलना शुरू हो गई। और प्रॉब्लम ये थी, प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स का, ऑडियंस नेटफ्लिक्स की, लेकिन कंटेंट किसी और का। फ्रेंड्स, द ऑफिस, ऐसे हजारों पॉपुलर शो के राइट्स अलग अलग स्टूडियो के पास। और जैसे जैसे डिज्नी, वार्न ब्रॉन्स, एनबीसी और बाकी स्टूडियो ने अपने खुद के स्ट्रीमिंग प्रोग्राम लॉन्च करना शुरू कर दिया था और उन्होंने अपना कंटेंट नेटफ्लिक्स से वापस लेना शुरू कर दिया था। नेटफ्लिक्स चाहे जितने भी पैसे ऑफर कर दे, लेकिन अगर कंटेंट का मालिक उस कंटेंट को वापस लेना चाहता है तो इसमें नेटफ्लिक्स कुछ नहीं कर सकता था। फ्रेंड्स इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। नेटफ्लिक्स ने फ्रेंड्स के लिए अपने करोड़ों डॉलर खर्च किए, लेकिन वार्म कंपनी ने अपनी स्ट्रीमिंग लॉन्च करने का फैसला कर दिया था और फिर फ्रेंड्स नेटफ्लिक्स से हट गया। और यही कहानी द ऑफिस की है और हजारों पॉपुलर शोज की भी यही कहानी है। और नेटफ्लिक्स को यहाँ एक बहुत बड़ा बिजनेस लेसन सीखने को मिला और 2013 में नेटफ्लिक्स ने इस चीज को बदल दिया और उन्होंने 2013 में बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। हाउस ऑफ कार्ड हो, स्ट्रेंजर थिंग्स हो या कहीं दूसरे शो, ये सिर्फ शो नहीं थे नेटफ्लिक्स के लिए, ये नेटफ्लिक्स का एक टर्निंग पॉइंट था। पॉपुलर शोज जिन्हें देखने के लिए आपको नेटफ्लिक्स पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि जो नेटफ्लिक्स का कंटेंट है वो किसी और जगह नहीं मिलता। मतलब नेटफ्लिक्स ने एक ऐसी डिजिटल ट्वेल्थ बना दी कि कंटेंट अंदर, ऑडियंस अंदर और कॉम्पिटिटर बाहर। और इसी के बलबूते नेटफ्लिक्स आज 300 बिलियन से ज्यादा की बड़ी कंपनी बन चुकी है। लेकिन 2026 में नेटफ्लिक्स ने इसी रूल को तोड़ दिया और इसकी वजह थी समय रैना। समय रैना एक कॉमेडियन ही नहीं, एक पावरफुल हथियार भी है, क्योंकि समय रैना के पास वो चीजें हैं जो नेटफ्लिक्स अरबों रुपए खर्च कर भी हासिल नहीं कर सकती। एक लॉयल ऑडियंस। समय की जर्नी सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी से नहीं बनी। पैंडेमिक के दौरान उन्होंने घंटों लाइव स्ट्रीम करके ऑडियंस से अपना कनेक्शन बनाया और उन्होंने अपने फॉलोअर को एक कम्युनिटी में बदल के रख दिया। अगर ऊपर से देखे तो इंडियाज गॉट टैलेंट एक कॉमेडी शो था। अगर बिजनेस के मॉडल से देखे तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट, क्योंकि समय की जो ऑडियंस है वो सिर्फ ऑडियंस नहीं है, वो उनके लिए लॉयल भी है। और उन्होंने घंटों बैठ के लाइव स्ट्रीम की और अपने फॉलोअर बढ़ाए और एक लॉयल ऑडियंस बनाई। और ये करते करते ऑडियंस को डिफरेंट तरीके से मोनेटाइज भी कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, जब इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन फर्स्ट आया तो उसके लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऑफर्स भी आए, लेकिन समय ने उन सभी डीलों को कैंसिल कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपना सारा कंट्रोल छोड़ने की बजाय यूट्यूब को चुना, क्योंकि यूट्यूब का कंट्रोल समय के पास था और ऑडियंस का कंट्रोल भी समय के पास। लेकिन 2025 में शो पर कंट्रोवर्सी हुई, शोज हटाए गए और समय रैना को काफी दिनों तक पुलिस कस्टडी में रहना पड़ा। और इस चीज से जो लोग समय रैना को नहीं जानते थे वो लोग भी समय रैना को जानने लगे। इसके बाद स्टिल ए लाइव से उन्होंने अपना कमबैक किया और उनको मैसिव रिस्पॉन्स मिला। और इसी चीज से नेटफ्लिक्स को एक इम्पोर्टेंट सिग्नल मिला। इसी चीज से नेटफ्लिक्स को समझ में आ गया कि समय के पास सिर्फ ऑडियंस ही नहीं, उनके पास एक ट्रस्टेड लॉयल ऑडियंस भी है। और क्रिएटर इकोनॉमी में ये दोनों चीजें प्लेटफॉर्म से ज्यादा वैल्यूएबल हो सकती है।
आमतौर पर जब नेटफ्लिक्स किसी क्रिएटर के साथ डील करता है तो वो क्रिएटर उसे कंटेंट लाके देता है और नेटफ्लिक्स उसे ऑडियंस देती है। लेकिन समय के केसेस में ये उल्टा था, क्योंकि समय के पास कंटेंट भी था और ऑडियंस भी। यानी नेटफ्लिक्स को समय की ऑडियंस की जरूरत है और यहीं से नेटफ्लिक्स की नई स्ट्रेटेजी शुरू होती है। तो इस चीज को 3 पॉइंटों में समझते हैं। नंबर फर्स्ट, नेटफ्लिक्स को हर समय एक नया सब्सक्राइब चाहिए और जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो करोड़ों रुपए खर्च करके मार्केटिंग करते हैं। यूट्यूब एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, बिलबोर्ड एड्स और ऐसे हजारों एड्स चलाते हैं। लेकिन इंडियाज गॉट टैलेंट में पहले से एक ऐसी ऑडियंस मौजूद है जो हर टाइम समय के नए एपिसोड का इंतजार करती रहती है। और एपिसोड आने के पहले डिस्कशन शुरू हो जाता है और एपिसोड लॉन्च होने के बाद मीम्स बनते हैं, क्लिपें वायरल होती है और उन क्लिपों में नेटफ्लिक्स का नाम दिखता है। अब नेटफ्लिक्स की नज़र से पूरे सीन को देखिए, यही नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, ताकि नेटफ्लिक्स की जो मार्केटिंग है वो एक ही जगह से सभी प्लेटफॉर्म पे हो और नेटफ्लिक्स को इसी चीज में अपना ब्रांड डालने का मौका मिला। और दूसरा और सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा, टनल मार्केटिंग। टनल मार्केटिंग में होता क्या है, पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचो, फिर उन लोगों में इंटरेस्ट पैदा करो और फिर उन लोगों को पेइंग कस्टमर्स बना दो। और नेटफ्लिक्स ने बिल्कुल यही गेम खेला। इंडियाज गॉट टैलेंट यूट्यूब पर फ्री है और लोग इसे यूट्यूब पर फ्री देख सकते हैं, जिससे यूट्यूब पर इसकी रीच बहुत हाई हो जाती है। और जो एपिसोड पेड होते हैं वो आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलते हैं। इन एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा रीच मिलती है। और अब आता है तीसरी बड़ी स्ट्रेटेजी, कन्वर्जन्स। और अगर समय रैना का कोई स्पेशल प्रोजेक्ट है वो सिर्फ नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। इसके बाद ऑडियंस के पास एक सवाल आता है, क्या मुझे एपिसोड देखने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या मैं उसे यूट्यूब पर फ्री देख सकता हूँ? यानी नेटफ्लिक्स यूट्यूब को अपना कंपटीटर नहीं बना रहा, वो नेटफ्लिक्स की एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। और यही इस डील का सबसे स्मार्ट हिस्सा है, क्योंकि अब हर व्यक्ति को नेटफ्लिक्स को अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब वो इंसान समय रैना का शो देखता है तो उस पर उनका नेटफ्लिक्स दिखाई देता है। तो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यही थी। अगर उस व्यक्ति को वो शो पसंद है तो आगे जाके वो नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा। और यही नेटफ्लिक्स की सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजी थी। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन भी था, जेनजी और यंग ऑडियंस। आज की जनरेशन के लोग पुराने जमाने के लोगों की तरह कंटेंट कंज्यूम नहीं करते। किसी क्रिएटर को फॉलो करते हैं, उनकी वीडियो देखते हैं और प्लेटफॉर्म से ज्यादा क्रिएटरों के साथ इमोशनल कनेक्शन बना लेते हैं। और यही क्रिएटर इकोनॉमी का सबसे बड़ा बदलाव है। लेकिन अब क्रिएटर ऑडियंस बनाते हैं और वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर उस ऑडियंस को ले जा सकते हैं। और इसका सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल समय रैना है। उनकी ऑडियंस ने इंडियाज गॉट टैलेंट को फॉलो नहीं किया, उन्होंने समय को फॉलो किया। और यही ऑडियंस रिलेशनशिप्स नेटफ्लिक्स को वैल्यूबल बनाती है। इसलिए अगर आप पहली नज़र में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि नेटफ्लिक्स ने अपना ही नुकसान करा लिया, लेकिन यही नेटफ्लिक्स की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है। इसलिए नेटफ्लिक्स ने अपना सबसे बड़ा हथियार छोड़ा नहीं है, बस उसे रिप्लेस किया है। और अगर यहाँ तक आ गए हो तो थैंक्स। एक लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। चाहता हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।